नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्लीय मृदाएं, लवणीय मृदाएं और क्षारीय मृदाएं। आपने देखा होगा सोइल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, एमपी पेट, सीजी पेट, यूपी के टेट या आपके आईबीपीएस, एएफओ, इन सभी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आता है। और एक कंप्लीट चैप्टर आपके 11th एजी केमिस्ट्री के अंदर भी दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। चलिए बात करते हैं। 3 प्रकार की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है मृदा के अंदर। पहले हमारे पास आती है कि मृदा अम्लीय हो जाती है। सेकंड हमारे पास आती है कि मिट्टी कैसी हो गई, लवणीय हो गई है। अब क्या होती है समझेंगे। मृदाएं क्षारीय हो जाती है। तो 3 प्रकार की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। यहां पर अम्लीय को बिल्कुल अलग से पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्षारीयता के आधार पे, तो इसके आधार पर 3 तरीके से क्लासिफिकेशन हम इनका करते हैं। एक तो होती है लवणीय मृदाएं, एक होती है क्षारीय मृदाएं, एक होती है लवणीय क्षारीय मृदाएं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि लवणीय और जो क्षारीय मृदाएं होती है इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि यहां से कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं एसिडिक सोइल के बारे में या अम्लीय मृदा के बारे में। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पीएच स्केल सबने देखा होगा। अगर मैं बात करूं इस पीएच स्केल की, तो देखो यहां पर हमारे पास उदासीन है 7 है, और इधर हमारे पास 14 है, और इधर हमारे पास 0 है। अब ध्यान से समझना, अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से नीचे होता है, 7 से नीचे होता है, तो ऐसी मृदाओं को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदाएं, या फिर ऐसी मृदाओं को हम एसिडिक सोइल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जो आपकी अम्लीय मृदाएं होती हैं इनमें आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा पाई जाती है। ये 2 पॉइंट याद रखना। अभी एक तो पीएच मान आपने देखा, और एक कौन सा आयन ज्यादा पाया जाता है। अब बात करने वाले हैं जो आपके क्षारीय मृदाएं होती है या लवणीय मृदाएं होती है, इनका पीएच मान आपके 7 से लेकर 14 तक होता है। ऐसी मृदाओं को हम लवणीय और क्षारीय मृदाएं बोलते हैं। अब फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर आप लवण भी बोल रहे हो और क्षारीय भी बोल रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान देना, अगर मिट्टी का पीएच मान आपके 8.5 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसी मृदाओं को हम क्षारीय मृदाएं बोलते हैं। और अगर 8.5 से कम है, मतलब 7 से 8.5 तक, तो ऐसी मृदाओं को हम लवणीय मृदाएं बोलते हैं। याद रखोगे। और इनमें OH- आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सोइल एसिडिटी रेफर टू प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ, गोला करना इस पे, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन सोइल सॉल्यूशन एंड एट एक्सचेंज साइट। ध्यान देना, जो आपके क्या है मृदा घोल है, क्या है मृदा घोल। अगर मृदा घोल में आपके H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है तो ऐसी मृदाओं को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदाएं या एसिडिक सोइल कहा जाता है। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपके अम्लीय मृदाएं हैं इनको भी हम पीएच के आधार पे 5 भागों में बांटने वाला हूं। आप लोगों ने 3 देखे होंगे, बट यहां पर 5 आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। अगर मृदा का पीएच मान 4.5 से कम है, किससे, अगर मिट्टी का पीएच मान 4.5 से भी कम है, तो ऐसी सोइल को हम बोलते हैं हाई स्ट्रॉन्ग एसिडिटी। क्या बोलेंगे, काफी ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि पीएच मान 4.5 से भी नीचे है। इसके बाद हमारे पास आता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी में क्या होता है, तो ध्यान देना, इसमें पीएच मान कितना होता है, पीएच मान आपके होता है 4.6 से लेकर 5.0। ऐसी मृदाओं को हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी। और थर्ड आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिटी।
अब स्ट्रॉन्ग एसिडिटी में पीएच मान कितना होता है, यहां से क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें पीएच मान की तो ये 5.1 से लेकर 5.5 होता है। कितना होता है, ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो एसिडिक है उसको बोला हाई स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, जिसमें पीएच मान 4.5 से कम है। फिर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी जिसमें 4.6 से 5.0 है। फिर आया स्ट्रॉन्ग एसिडिटी जिसमें कितना है 5.1 से 5.5। अब आता है हमारे पास अगला मीडियम एसिडिटी, है ना, मध्यम अम्लीयता की अगर हम बात करें तो इसमें जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, ये होता है 5.6 से लेकर 6.0 होता है। ऐसी मृदाओं को मीडियम एसिडिटी सोइल कहा जाता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है लो एसिडिटी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर की, हाँ हल्की फुल्की अम्लीय मिट्टी है। तो इस मिट्टी का अगर पीएच मान हम देखें तो इसका पीएच मान हमारे पास आता है 6.0 से लेकर या 6.1 से लेकर 6.5 आपको याद रखना है। इसके अलावा 7 की बात करें तो फिर उदासीन हो जाता है। तो देखो जो आपके अम्लीय मृदाएं होती है इनको भी हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो हाई स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, अगर आप आईबीपीएस एएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसकी, आईबीपीएस एएफओ एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। एएफओ में कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है। बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं एएफओ एग्जाम की तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने समझा है कि आपके एसिडिक सोइल क्या होती है और इसका क्लासिफिकेशन हमने किया है। अब बात करने वाले हैं कि जो अम्लीयता है ये कितने प्रकार की होती है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए बात करते हैं जो आपके एसिडिटी है, सोइल एसिडिटी, मृदा अम्लीयता के प्रकार। तो मृदा अम्लीयता आपके कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। देखो एक तो होती है सक्रिय अम्लीयता जिसको हम एक्टिव एसिडिटी बोलते हैं, और एक होती है संचित या विनिमय अम्लीयता जिसको एक्सचेंज एसिडिटी हम बोलते हैं। अब दोनों को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर पूरा फोकस बोर्ड पर रहा तो एक एक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं सक्रिय अम्लीयता या एक्टिव एसिडिटी, द हाइड्रोजन आयंस। अच्छा ये तो पता है कि जो अम्लीय मृदा होती है उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा पाई जाती है, हाइड्रोजन आयन की। तो देखो द हाइड्रोजन आयन इन द सोइल सॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू एक्टिव एसिडिटी। ये सोइल सॉल्यूशन में क्या करता है, एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। इट मे बी डिफाइंड एज द एसिडिटी डेवलप्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एल्यूमिनियम आयंस इन द सोइल सॉल्यूशन। समझ में नहीं आया, समझाता हूं। जो आपके मृदा घोल है, क्या है, जो आपके मृदा घोल है, इस मृदा घोल में अगर आपके पास H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, मृदा घोल में बात चल रही है ना, फोकस करना, गोला लगा लेना सोइल सॉल्यूशन पर। मृदा घोल में हाइड्रोजन आयंस के कारण जो अम्लीयता उत्पन्न होती है, ऐसी अम्लीयता को क्या कहा जाता है, सक्रिय अम्लीयता कहा जाता है। देखो एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो सोइल सॉल्यूशन है, जो मृदा घोल है, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता ज्यादा है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो एसिडिटी है उसको एक्टिव एसिडिटी कहा जाता है। क्या इतना समझ में आया, आगे बढ़ूं, ठीक है। अगला हमारे पास सेकंड आता है जिसको बोलते हैं संचित या विनिमय अम्लीयता, इसको इंग्लिश में एक्सचेंज एसिडिटी कहा जाता है। एक्सचेंज क्यों कहा जाता है इसकी भी बात करेंगे, एक्सचेंजेबल। देखो समझते हैं क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन आयन, बात चल रही है हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की, कंट्रीब्यूट टू एक्सचेंजेबल एसिडिटी। इट मे बी डिफाइंड एज द एसिडिटी डेवलप्ड ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन सोइल कोलोइड्स। जैसे यहां सोइल सॉल्यूशन पे हमने गोला किया, अब समझना ये क्या है। जो आपकी मृदा के कण हैं, जो आपके सोइल पार्टिकल हैं, अगर इन सोइल पार्टिकल ने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन आयन का और एल्यूमिनियम आयन का एक तरीके से अवशोषण कर रखा है, तो इससे उत्पन्न होने वाली जो एसिडिटी है उसको संचित या विनिमय अम्लीयता या एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहा जाता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां तो मृदा घोल में जो आपके हाइड्रोजन आयन है, जो एल्यूमिनियम आयन है, इनकी वजह से उत्पन्न अम्लीयता को हमने सक्रिय अम्लीयता बोला है। और यहाँ पर जो सोइल कोलॉइड है, आपके जो मृदा पार्टिकल हैं या मृदा कणों पर जो आपके आयंस हैं, उनकी वजह से उत्पन्न जो अम्लीयता है उसको संचित या विनिमय अम्लीयता बोला है। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाते हैं, ठीक है। ये सोइल पार्टिकल है,
अगर मान लो मैं इसमें जल डाल दूं, ठीक है, क्या डाला मैंने, जल डाला, पानी, ठीक है, तो पानी डालते क्या हुआ, सोइल सॉल्यूशन बना, और सोइल सॉल्यूशन बनने के बाद आपके सोइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, फिर ऐसी अम्लता को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय अम्लता बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सोइल सॉल्यूशन की वजह से होती है, और ये किसकी वजह से होती है, तो ये मृदा कणों पर उपस्थित, देखो मृदा कणों पर अधिशोषित हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम आयंस के कारण होती है। तो अब तक हमने देखा है कि सोइल एसिडिटी क्या होती है, मृदा अम्लीयता क्या होती है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन हमने 5 तरीके से किया हुआ है, उसके बाद बात की है अम्लीयता के प्रकार की, कि अम्लीयता कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की हमने देखा, एक तो सक्रिय हमने देखा, एक संचित देखा, संचित को हम विनिमय अम्लीयता भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है अम्लीय मृदा बनने का कारण क्या है, क्यों एसिडिक सोइल हो जाती है, रीजन क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि देखो अधिक वर्षा हो गई, अधिक वर्षा का अभिप्राय क्या है सर, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो देखो अगर आपके जो बरसात हुई है, अगर ये 1000 मिलीमीटर हो गई या इससे भी ज्यादा हो गई, तो इस केस में क्या होगा, जो आपके सोइल है एसिडिक होगी। क्यों होगी, देखो मृदा कणों पर अधिशोषित घुलनशील सारीय आयंस जो हैं, बात करें अम्लीय मृदा की, तो जो सारीय आयंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आयंस क्या करेंगे, मृदा में घुलकर और क्या होते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो हमारे पास जो सारी आयंस हैं, इनकी सतह पर कमी आ जाती है और यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन बचते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सोइल है वो एसिडिक हो जाती है। क्या समझ में आया इतना? तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि अधिक बरसात होती है, जहां पर अधिक बरसात होती है उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। इसके अलावा अगला मूल पेत्रक पदार्थ, जो मिट्टी हमारी बनी हुई है, अगर वो एसिडिक मतलब एसिडिक पदार्थों से या अम्लीय पदार्थों से बनी है, तब भी आपकी मृदा क्या होगी, अम्लीय होगी। जैसे कि अगर क्वार्ट्ज व ग्रेनाइट चट्टानों से बनी मृदा हमेशा कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को इतना? देखो अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि करीबन जो आपके एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अगर बात करें सोइल साइंस की, तो सोइल साइंस के भी मैंने 4-5 वीडियोस आपको पहले प्रोवाइड करवा रखे हैं। वीड वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कुष्मांड कुल की सब्जियां कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा औषधीय पादप हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और कई सारे जो छोटे छोटे टॉपिक है वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू लाइक और शेयर करते हुए चले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं सबके लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा हूँ, और आई होप जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा, और कंटेंट बिल्कुल आपको 1 नंबर दे रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, आगे बढ़े, बात करने वाले हैं और क्या रीजन हो सकता है एसिडिक सोइल होने का। तो देखो कार्बनिक पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी वजह से भी सोइल कैसी हो जाती है, तो सोइल आपके एसिडिक सोइल हो जाती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अगर ज्यादा है, तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अम्ल पैदा करते हैं, और अम्ल पैदा करेंगे तो सोइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक सोइल हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, तो कारण ये हो सकता है कि आप कंटिन्यू अगर कौन से उर्वरकों का, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हो अपनी सोइल में, तो उसकी वजह से भी सोइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाती है। जैसे कि एनहाइड्रस अमोनिया का प्रयोग आप कंटिन्यू कर रहे हो, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग कर रहे हो, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर रहे हो, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का प्रयोग कर रहे हो, अमोनियम फॉस्फेट का प्रयोग कर रहे हो, या यूरिया का प्रयोग कर रहे हो, तो इनकी वजह से भी सोइल कैसी हो जाती है, एसिडिक। अब मैं आपको बता दूं कि यहां से एक बार पहले क्वेश्चन पूछा गया है, 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं ना यहीं से। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मुझे याद है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो यूरिया है इसका नेचर कैसा होता है, मतलब एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवणीय होता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपके यूरिया है इससे कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो अम्लीय प्रभाव पड़ता है। सर कैसे पड़ता है, क्योंकि ये सारे के सारे वे उर्वरक हैं जिनसे मिट्टी में अम्लीय प्रभाव पड़ता है, और ये एसिडिक फर्टिलाइजर हैं। तो याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रस अमोनिया
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया। आगे बढ़ू तो ये सारे के सारे रीजन हो सकते हैं अम्लीय मृदा बनने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरीके से इस मिट्टी को ठीक किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे उर्वरकों का प्रयोग करके। भाई अगर आप कंटिन्यू अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हो, अब अगर आपको मिट्टी को वापस उदासीन पे लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम साइनामाइड है, एक्सेट्रा आदि। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा उर्वरक सारे प्रभाव डालता है। तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे उर्वरक सारे प्रभाव डालते हैं। अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमारी मिट्टी में जो अम्लीयता है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसके अलावा और कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, तो चूना का प्रयोग हम कर सकते हैं। और यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके, चूना जिप्सम रॉक फॉस्फेट, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखते हो, पूरा फोकस बना के, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो बात करेंगे जो अम्लीय मृदाएं हैं इनको सुधारने के लिए हम चूना का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आओ देखो, चूना पत्थर आप डाल सकते हो, इसके अलावा डोलोमाइट आप डाल सकते हो, बुझा हुआ चूना आप डाल सकते हो, बिना बुझा हुआ चूना आप डाल सकते हो। इन सब से क्या होगा, जो हमारी एसिडिक सोइल है इसमें सुधार आएगा। यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो हर बार आता है, और क्वेश्चन एक नहीं करीबन 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आपको एक तो बिना बुझा हुआ जो चूना है इसका सूत्र बताना है, बहुत इजी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बुझा हुआ चूना, इसका भी सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में करना है। डोलोमाइट का सूत्र भी पहले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आपको बताना है, और चूना पत्र का फॉर्मूला भी आपको बताना है। ठीक है, इस सारे के सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं और इनके द्वारा हम अम्लीय मृदा का सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़े, इसके अलावा अम्लीयता सहने वाली फसलें हैं, जो कहने का मतलब है अगर सोइल एसिडिक है तो सोइल में कौन कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं। तो आओ देखो, जैसे कि चाय, धान, आलू, राय, घासें आदि, ये सारी की सारी फसलें अम्लीयता सहनशील फसलें हैं, इनको हम उगा सकते हैं। अच्छा, एक और है अम्लीयता संवेदनशील फसलें। सर इनका क्या मतलब होता है, संवेदनशील मतलब ये उगानी ही नहीं है हमें। जैसे कि फूल गोभी है, रिजका है, चुकंदर है, इनको हमें नहीं उगाना है। अगर सोइल एसिडिक है तो उसमें या तो आप चाय की खेती करो, या धान की खेती करो, या आलू उगाओ, या राई उगाओ, या घासें आप उगा दो जानवरों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करके भी अम्लीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है, और इस पर भी स्टार लगा लेना, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। अगर जल निकास की उत्तम व्यवस्था होगी तो इससे भी वाटर ड्रेनेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम अम्लीय मृदाओं को सुधार सकते हैं। और जो ये स्लाइड है, ये जो स्लाइड आप पूरी देख पा रहे हो, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे 3-3 स्टार लगा लेना, क्योंकि सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग भी कृषि से रिलेटेड एग्जाम देते हो तो आपको याद होगा इस एक स्लाइड से ही कितने सारे क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, एसिडिक सोइल। हमने देखा कि एसिडिक सोइल क्या होती है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, अम्लीयता कितने प्रकार की होती है, रीजन क्या है अम्लीयता बनने का, और प्रबंधन कैसे करेंगे, इन सब की बात हम कर चुके हैं। आई होप अम्लीय मृदाएं अच्छे से समझ में आई होगी, और यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्षारीय मृदाओं की। ठीक है, जो आपके मृदा क्षारीयता है, अल्कलाइन जो सोइल्स हैं, ठीक है, इसके आधार पर भी हम मिट्टी को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो देखो, एक तो होती है लवणीय मृदा, एक होती है क्षारीय मृदा, एक होती है लवणीय क्षारीय मृदा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो मृदा क्षारीयता है, इनको बेसिक है ना, बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने अम्लीय मृदाओं में देखा पीएच मान 7 से कम था, इनका पीएच मान 7 से क्या होगा, इन मृदाओं का पीएच मान आपके 7 से अधिक होगा, है ना। इसको थोड़ा उल्टा कर लेना, एरो को, एरो आपके क्या है गलत लगा हुआ है। 7 से अधिक पीएच मान वाली जो मृदाएं हैं, ये आपके एक तरीके से क्षारीय मृदाएं या लवणीय मृदाएं हम इनको बोलते हैं। ये मृदाएं शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अब शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों से कुछ याद आ रहा है, कहने का मतलब ऐसे रीजन जहां पर बरसात कम होती है, वहां पर आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी
वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, सारी मृदाओं वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे अम्लीय मृदाओं में हमने देखा कि उनमें क्या था, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम आयन की अधिकता थी और कमी किसकी थी, तो कमी थी जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। बट इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम की कमी होगी और अधिकता किसकी होगी, तो आओ देखो, इनमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम के सल्फेट कार्बोनेट के कारण उत्पन्न होती है क्योंकि इनमें इनकी सांद्रता अधिक होती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा अम्लीय मृदाओं में और क्षारीय मृदाओं में। अब देखो, क्षारीयता के आधार पर इन मृदाओं को हम पुनः 3 भागों में बांट रहे हैं। मृदा क्षारीयता के आधार पर मृदाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पर बात करेंगे लवणीय मृदा, जिसको सैलाइन सॉइल बोलते हैं। इंग्लिश में भी फोकस करना है ना, इंग्लिश में फोकस करोगे तो डाउट अच्छे से क्लियर होगा। सैलाइन मतलब लवणीय। इसके अलावा हम बात करें क्षारीय मृदा, एल्काइली सॉइल है ना। इसके अलावा थर्ड आता है लवणीय क्षारीय मृदा, सैलाइन एल्काइली सॉइल। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया। अब देखने वाले हैं कि लवणीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है और लवणीय और क्षारीय मृदा क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं लवणीय मृदाओं के बारे में, सैलाइन सॉइल के बारे में बात करते हैं। आओ देखो, वाह यार, तीनों को एक साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर है ना। टेबल एक, इस टेबल के जरिए आपको तीनों प्रकार की मृदाएं अच्छे से समझ में आएगी, लवणीय, क्षारीय एवं लवणीय क्षारीय मृदाएं। आओ देखते हैं और समझते हैं। देखो, इधर हमने मृदाओं के प्रकार लिखे हुए हैं, इधर पीएच मान लिखा हुआ है, ईएसपी लिखा हुआ है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, आपने 11th एजी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक तरफ विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखी हुई है, इसको हम डेसिमेंशन पर मीटर में मापते हैं। एक तरफ रंग लिखा हुआ है और उनका नाम लिखा हुआ है, अन्य नाम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई, 3 प्रकार से हमने बांटा, एक तो लवणीय था, एक क्षारीय था और थर्ड लवणीय और क्षारीय मृदा था। अगर बात करें लवणीय मृदाएं, तो इनका पीएच मान देखो, ये एरो 8.5 से कम होगा है ना, 7 से लेकर 8.5 से अगर पीएच है तो ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदाएं हम बोलेंगे, याद रखोगे। अगर बात करें ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो ये कितना होता है, ये भी 15 से कम होता है। ये बात चल रही है कम की है ना, देखो ये भी कम है, ये भी कम है। अधिक क्या है, तो अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है 24 डिग्री सेल्सियस पर है ना, कितनी है, तो 4 से अधिक है। किससे अधिक है, 4 से अधिक आपको याद रखना है। और जो लवणीय मृदाएं होती है, अच्छा एक बात बताओ, लवणीय मृदा है तो लवण आपने देखा होगा, जैसे बात करें नमक की, तो कलर कैसा हो जाता है इन मृदाओं का रंग कैसा हो जाता है, सफेद होता है। ठीक है, और इन मृदाओं को सोलन चोक सोइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालक, सोलन चोक सोइल भी कहा जाता है। तो अब तक मैंने आपको सैलाइन सोइल के बारे में बताया। क्या बताया, एक तो इनका पीएच मान 8.5 से कम होगा, ईएसपी 15 से कम होगा, इसके अलावा ईसी आपकी 4 से ज्यादा होगा, रंग सफेद होगा और इनका नाम सोलन चोक सोइल हम बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया। बात करते हैं जो आपके क्षारीय मृदाएं होती है, जो एल्काइली जो आपके सोइल होती है, इनका पीएच मान 8.5 से ज्यादा होगा। भाई जहां क्षारीय नाम आ जाए वहां आपको 8.5 से ज्यादा ही रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पर ईएसपी, तो इलेक्ट्रिक मतलब आपके एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये 15 से अधिक हैं। और जब 15 से अधिक हैं तो कहने का मतलब है सोडियम आयन या सोडियम लवण जो है काफी ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, और बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो 4 से कम होती है। और यहाँ पर ये जो आपके ईएसपी ज्यादा है, इसकी वजह से इनका रंग कैसा है, काला है। याद रखोगे, इनको हम सोलोन सोइल बोलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास लवणीय क्षारीय मृदाएं, सैलाइन एल्काइली सोइल। अगर हम बात करें तो इनका पीएच मान भी 8.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि क्षारीय शब्द याद रखना है, जहां क्षारीय आ जाए वहां 8.5 याद रखना है आपको। इसके अलावा सोडियम की अगर हम बात करें, ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमय सोडियम प्रतिशतता इसको हम बोलते हैं, और ये 15 से ज्यादा, इसमें भी 15 से ज्यादा था। यहां अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये आपकी 4 से अधिक होती है और इनका रंग भूरा होता है, और यहाँ पर 16 डाई इन सोइल को कहा जाता है। तो देखो, तीनों प्रकार की मृदाएं मैंने आपको इसी टेबल से समझा दी है। कौन कौन सी, एक तो लवणीय की हमने बात की है, एक क्षारीय की हमने बात की है, और एक लवणीय क्षारीय की हमने बात की है। आओ आगे बढ़ते हैं, अब बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि लवणीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, लवणीय क्षारीय मृदा क्या होती है, इनका प्रबंधन कैसे करेंगे। तो आओ देखो, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, लवणीय मृदा की बात करेंगे। स्टार लगा लेना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
लवणीय मृदाएं, सेलाइन सोइल। और आपने देखा होगा कई बार ये नाम सुनने को मिलता है आपको, ऊसर। किसर, ऊसर किसे बोलते हैं? तो ऊसर हम किसको बोलते हैं? जो आपके लवणीय मृदा होती है, इसी मृदा को ऊसर मृदाएं बोला जाता है। अब कभी भी मत भूलना, ठीक है। तो आओ देखो, ये तो पहले ही बता चुका ऊपर वाली लाइन, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से अधिक है, पीएसपी 15 से कम है और पीएच मान 8.5 से क्या है, कम है। ऐसी मृदाओं को लवणीय मृदाएं कहा जाता है। ये परिभाषा हो गई, अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहो तो। इसके अलावा दो साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, एक तो हिलगार्ड आता है, ये अमेरिकन में। इसके अलावा एक गेद रोइज आता है, ये रूसी है ना, रशियन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं जो आपके हिलगार्ड हैं। इन्होंने लवणीय मृदा या सेलाइन सोइल या ऊसर जो मृदा है, इसको व्हाइट एल्काइली सोइल कहा है। क्या बोला है इन्होंने? इसको व्हाइट एल्काइली सोइल कहा है, सफेद ऊसर मृदा इन्होंने कहा है। इसके अलावा जो आपके रूसी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम गेद रोइज है, इन्होंने इनको सोलन चोक सोइल कहा है। क्या कहा है? सोलन चोक सोइल। तो ये नाम याद रखने हैं, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आओ आगे बढ़े। रंग कैसा है? तो सफेद है। इसके अलावा अन्य किन किन नामों से इनको जाना जाता है? तो देखो, अलग अलग रीजन में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि बात करें हरियाणा पंजाब की, तो हरियाणा पंजाब में इन मृदाओं को कल्लर, थर, राकर या बरा या बरी क्या कहा जाता है? कल्लर, थर, राकर, बरा, बरी आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो यूपी में इनको ऊसर या रेह नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुजरात में इनको खार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खार, है ना। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में लूणी खारी कहा जाता है, लूणी, है ना, लूणी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो अप्पू, क्या बोलेंगे? अप्पू और चोडू। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो चौपान इनको कहा जाता है। अब यहां से एक दो क्वेश्चन आपके और कवर होना चाहिए कि जो आपके लवणीय मृदाएं हैं, जो आपके लवणीय मृदाएं हैं, ये कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? तो देखो, ये आपके हरियाणा पंजाब में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। एक और नाम आपको ऐड करना है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो याद रखोगे, इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में इस मृदा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर इन मृदाओं का निर्माण शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पर रेनफॉल 500 मिलीमीटर से कम होता है, ठीक है। एसिडिक में क्या था? 1000 मिलीमीटर से ज्यादा था। इन मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के घुलनशील लवणों, क्लोराइड व सल्फाइड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मृदाएं कैसी होती है? तो लवणीय होती है। तो आपको याद रखना है, जैसे हमने एसिडिक में देखा था कि हाइड्रोजन आयन और हमारे पास एल्यूमिनियम आयन। इनमें क्या है? इनमें देखो आप, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसी सोइल को क्या कहा जाता है? तो सेलाइन सोइल, ऊसर सोइल या लवणीय मृदाएं या व्हाइट एल्काइली सोइल या फिर सोलन चौक सोइल आदि नामों से इनको जाना जाता है। आओ आगे बढ़े। अब बात करेंगे किसकी? सारी मृदाओं की। फिर बोलोगे कि सर प्रबंधन तीनों का एक साथ देखेंगे, क्योंकि तीनों का जो पीएच मान है ना, वो 7 से 14 के बीच में है, ठीक है। तो बात करते हैं सारीय और लवणीय सारीय, ठीक है। तो आओ देखो, सेकंड पे बात करने वाले सारीय मृदा, जिनको एल्काइल या एल्कलाइन सोइल या फिर सोडिक सोइल। अब कंफ्यूज मत होना, जो आपके लवणीय मृदा थी उसको हमने ऊसर मृदा बोला, यहां इसको बोल रहे सोडिक सोइल। कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए सोडिक मृदा किसको कहा जाता है? तो याद रखोगे सारीय मृदा को कहा जाता है। आओ देखो, इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से कम होगी, इसके अंदर पीएसपी 15 से अधिक होगा, इसके अलावा पीएच मान 8.5 से अधिक होगा। अधिक क्यों होगा? देखो बालक, सारी आ गया, मैंने बोला ना, ये आपके पीएच स्केल ये 7 और ये 14, यहाँ 8.5 आप बना लो। इधर जाओगे तो सारीयता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? सारीयता। और यहां पर हम बोलेंगे लवणीयता। क्या बोलेंगे? लवणीयता। और इधर तो हम बोल रहे हैं एसिडिक सोइल, ठीक है। तो आओ देखो, हिलगार्ड जो अमेरिकन साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको ब्लैक एल्काइली सोइल कहा, जबकि लवणीय को क्या कहा था? सफेद एल्काइली सोइल कहा था। इसको ब्लैक बोल रहे हैं क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, ब्लैक होता है। इसके अलावा जो रूसी साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको सोलेंट कहा था। इसके अलावा रंग की बात करें तो रंग कैसा है? काला है। लवणीय का कैसा था? सफेद था। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना यार? तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, आपका पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपके कृषि का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। वो भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंटेंट आपको A1 कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल A1 कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसीलिए नोट्स भी आप साथ में बनाते हुए चले। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, शेयर जरूर करें, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन मृदा में ESP जो आपके एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है की मात्रा अधिक होने के कारण इनकी भौतिक दशा काफी ज्यादा खराब होती है। खराब क्यों होती है? क्योंकि ESP क्या है, अधिक है। देखो कैसे अधिक है, 15 से अधिक है, तो इसीलिए इन मृदाओं की भौतिक दशा काफी ज्यादा खराब होती है। इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की क्या पाई जाती है, तो अधिकता पाई जाती है। अगली हमारे पास आती है लवणीय क्षारीय मृदा, जिसको सैलाइन अल्काइली सोइल हम बोलते हैं, मतलब दोनों ही आगे इसमें, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से अधिक है, ESP 15 से अधिक है और pH मान 8.5 से अधिक होना ही है, ठीक है। तो बात करते हैं इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के लवणों की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। और देखो हिलगार्ड ने रहली ऊसर नाम दिया है। इसके अलावा जो गेद्रोइज रूसी साइंटिस्ट, उन्होंने इसको सोलाडाई नाम दिया है। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो ये बात हो गई किसकी, मृदाओं की, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले एसिडिक सोइल के बारे में बताया, उसके बाद हमने लवणीय मिट्टी को देखा, उसके बाद हमने क्षारीय को देखा और फिर लवणीय क्षारीय को देखा। आओ आगे बढ़े, बात करते हैं इनका मैनेजमेंट, इनका प्रबंधन कैसे करेंगे, इन मृदाओं को कैसे सुधारा जा सकता है, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आओ देखो लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन हम कैसे करेंगे, किस तरीके से इनको सुधारने वाले हैं। तो आओ देखो 3 विधियां हैं जिनके द्वारा इनको सुधारा जा सकता है। एक तो भौतिक विधियां, रासायनिक विधियां और जैविक विधियां। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विधियां। अगर बात करें भौतिक विधियों में खुरचना इंपॉर्टेंट है, स्क्रैपिंग हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी सोइल है, ठीक है, इसके ऊपर ये मृदा की मतलब एक तरीके से लवणों की परत जमा हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे, किसी भी चीज की सहायता से जो 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊपर वाली लेयर है, इसको खुरच दिया जाता है और खुरच के मिट्टी से मतलब खेत से अलग करके अलग जगह पे इसको डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से भी हम इसका सुधार कर सकते हैं। निक्षालन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, जेट में आया हुआ क्वेश्चन है। निक्षालन मतलब लीचिंग। हम क्या करेंगे, पानी भरकर अच्छे तरीके से इन लवणों को नीचे जमीन में भेज देंगे, ठीक है, तो निक्षालन द्वारा। इसके अलावा खाई खोद कर कैसे सुधारेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करना, अपने दिमाग के घोड़े जो है उनको दौड़ाना। यहां पर हमने खाई खोदी, क्या खोदी, खाई खोदी, ठीक है। इससे जो मिट्टी हमारे पास निकली है उसको हमने इधर डाल दिया, कहां डाल दिया, इस जगह पे डाल दिया, ध्यान देना। अब वापस फिर मैंने खाई खोदी, क्या खोदी, खाई, और इससे जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को मैंने इस खाई में डाल दिया। तो ऐसे क्या हुआ कि जो ऊपर की जो मृदा थी वो नीचे चली गई और नीचे की मृदा ऊपर आ गई। कहने का मतलब है जिस मृदा में काफी ज्यादा लवण थे वो तो नीचे चले गए और नीचे वाली मृदा ऊपर आ गई। तो इससे भी क्या हुआ, मृदा का सुधार हुआ। तो यहाँ पर खाई खोद कर, ट्रेंचिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके अलावा लवणों को बहाना, एक तरीके से पानी में घोल कर अच्छे तरीके से उनको बहा दिया जाता है। इससे भी क्या होता है, मृदा का सुधार होता है। आओ आगे बढ़े। इसके अलावा रासायनिक विधियों की अगर हम बात करें, इस जिप्सम का नाम कई बार आपने सुना होगा कि बताइए जिप्सम को किस के लिए काम में लिया जाता है, क्या अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए। तो याद रखना है आपको, यहां पर सिर्फ जिप्सम का प्रयोग हम क्या करेंगे, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं, लवणीय को नहीं, ठीक है। इसके अलावा आयरन पाइराइट का प्रयोग हम कर सकते हैं, गंधक का अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, आयरन सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इन सबके द्वारा क्या होता है, बोलो, जो आपके लवणीय क्षारीय मृदा है इसका सुधार होता है, याद रखोगे। जबकि चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट इसमें याद रखना है, अम्लीय मृदाओं में आपको याद रखना है, ठीक है। आओ आगे बढ़े। जैविक विधियों में अगर हम बात करें तो हरी खाद का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि डेचा आप उगाओ, इससे भी मृदा में सुधार होगा। सीरा एक तरीके से आपके शुगर केन फैक्ट्री से निकलने वाला एक बायो प्रोडक्ट है, इसको भी हम, है ना, इसको डालकर भी मृदा को सुधार सकते हैं। FYM फार्म यार्ड मैन्यूर। इसके अलावा लवणता व क्षारीयता प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। तो आओ देखो कौन कौन सी किस्में हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं और स्टार लगा लेना, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो बात करें जैसे कि गेहूं की कौन कौन सी किस्में हैं जो लवणता और क्षारीयता सहनशील है, तो जैसे कि राज 3077 है,
राज 1972 है, राज 3077, राज 1972, कल्याण सोना, KRL1 आदि। इसके अलावा धान राइस की बात करें ओराइजा सेटाइवा तो IR8, ठीक है, IR21 लूनीश्री आदि। इसके अलावा जो बारले की बात करें तो RD37 है, D103 है, BL2 है ना, BL2 बिलाड़ा 2 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके अलावा तरबूज की बात करें तो जैसे कि सुगर बेबी है, दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा सफेद केसर। जिन्होंने कुष्मांड कुलवाला वीडियो नहीं देखा है अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आता ही है हर बार। इसके अलावा अलसी की बात करें तो त्रिवेणी है, RL102 है आदि किस्में। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय लवणीय और सारी मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या टॉपिक है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो आपके पास 12th AG केमिस्ट्री की बुक होगी, क्या होगी, 12th AG केमिस्ट्री की। मैं हर बार आपको एक ही एडवाइस देता हूं, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो तो 11th-12th NCERT को साथ में लेते हुए जरूर करें, ठीक है। इस बुक में आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में आपको अम्लीयता मतलब एक तरीके से लवणीयता, जो सहनशील फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, घासें हैं, वो सब अलग अलग तरीके से उस टेबल में आपको बताई हुई है, ठीक है। तो उस टेबल से आप उनको एक बार स्टडी जरूर करें, वैसे मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर बुक हो तो आप उससे भी इसको स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, ठीक है, क्या है, आपको क्या करना है, एक तरीके से यहां लिखना है मृदा सुधारक। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो ऑटोमेटिक आप आंसर दे दोगे मृदा सुधारक। एक तरफ हम बात करेंगे किसकी, अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, उनके नाम आप यहाँ पे लिखोगे। याद करने का तरीका बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखोगे लवणीय मृदाएं, और लवणीय मृदाओं को किनके द्वारा सुधारा जा सकता है उनके नाम आप यहाँ लिखोगे। एक लिखोगे आप सारीय मृदाएं, कि सारी मृदाओं को किनके द्वारा सुधारा जा सकता है उनके नाम आप यहाँ लिखोगे। एक आपको बता रहा हूं जो आपके सेलाइन प्लस एल्काइल जो सॉइल है, एक तरीके से लवणीय सारीय, उनको सुधारने वालों के नाम आप यहाँ लिखोगे। अगर ये आपने बना लिया तो गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा दिया है। सोइल साइंस करीबन करीबन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हाँ कमेंट में आप मुझे लिखकर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगला कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, कमेंट जरूर करें यार। एक एक स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करना है। कोई सुझाव नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।